पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हमारे साथ हरदीप सिंह पुरी लाइव इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। G20 के सफल आयोजन के साथ भारत को क्या कुछ हासिल हुआ है, इसी पर हम केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे। हरदीप जी, स्वागत है आपका आज तक पर। चूंकि आपके मंत्रालय से सीधे जुड़ा हुआ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम आज कामयाबियों की बात करें तो भारत को इस G20 समिट को, जो अब G21 होने वाला है, वो भी एक बड़ी भूमिका अफ्रीकी देशों के जुड़ने की में भारत का, लेकिन भारत को इस G20 समिट के सफल आयोजन से क्या मिला है? अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। पहली बात तो यह है कि G20 की जो समिट हुई है, इसकी सफलता के बारे तो किसी को किसी किस्म का भी डाउट नहीं है। अगर दुनिया भर में आप कहीं भी चर्चा करें इसके बारे, तो सब यही कहेंगे दैट इंडिया हैज परफॉर्म्ड द रोल ऑफ ए यूनिफायर इन अ वेरी डिवाइडेड वर्ल्ड। तो G20 का जो मैसेज है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में ये बहुत देर तक इसकी चर्चा होगी। और इसलिए वहां से चल के अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भारत को इसमें से क्या मिला, तो मैं समझता हूं कि अगर G20 की सफलता होती है और एक प्लूरिलैटरल मोड, जबकि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है, संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है वो भी इस समय पैरालाइज्ड है, तो उस समय G20 की एनर्जी से, G20 की कंट्रीब्यूशन से अगर बाकियों को भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो इसमें भी भारत का बहुत गेन होता है। जहां तक भारत की बात है, आपने बायोफ्यूल्स अलायंस के बारे में कहा, उस पर मैं आता हूं एक मिनट में। पर बायोफ्यूल्स अलायंस के अलावा आपने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की बात रही। अंजना जी, ये रहेगा G20 ही रहेगा, G21 नहीं होगा। पर इस G20 में अफ्रीकन यूनियन के 54 देशों को हाई टेबल पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जैसे ग्रुप ऑफ 77 है, जब उसकी स्थापना हुई थी तो स्टेट्स मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 77, पर मुझे लगता है कि आज ग्रुप ऑफ 77 में 134 देश ऑलरेडी हैं। इसलिए G20 में भी देश अब बढ़ते बढ़ते पता नहीं 90 से एक्स्ट्रा हो जाएंगे, पर G20 का नाम G20 ही रहेगा। अब मैं आता हूं, आज मैं समझता हूं, क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बायलैटरल मीटिंग हुई सऊदी अरेबिया के साथ, और बहुत ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की काउंसिल की पहली समिट लेवल मीटिंग थी, और मेरा सौभाग्य था कि मैं उसमें डेलीगेशन लेवल टॉक्स में शामिल था। कई ऐसी चीजें हुई हैं जो G20 डिक्लेरेशन में आपको मिलेंगी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कई ऐसी चीजें हैं जिसके पास चर्चा अब शुरू होगी। अब जैसे जो कॉरिडोर बनने की बात है, भारत मिडिल ईस्ट, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेके यूरोप तक, जिसमें यूरोप में यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये कनेक्टिविटी की बात नहीं है, इसमें और बड़ा गहरा मैसेज है। चाहे हमारे पोर्ट्स उनके पोर्ट्स तक गिरे, एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे लाइन बनाने की बातचीत हो रही है। सो अंजना जी, मैं एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट रहा हूं बहुत साल, और मेरा 50 वर्ष से ज्यादा अनुभव है। दिस इज रियली नॉट ओनली अ पीप इनटू द फ्यूचर, बट दिस इज व्हाट द शेप ऑफ द फ्यूचर विल लुक लाइक। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में आइए, देखिए अब दुनिया भर में, क्योंकि आप क्लाइमेट की बात करते हैं, नेट जीरो की बात करते हैं, बायोफ्यूल्स एक ऐसी ट्रांजिशन फ्यूल्स हैं। ट्रांजिशन फ्यूल्स का मतलब कि देखिए, हमें जाना तो है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू टोटली क्लीन एनर्जी, बट बायोफ्यूल्स की इंक्रीजिंग यूज, प्रोडक्शन, इसमें सब कंज्यूमर देशों को साथ लेना, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेना। कल तक जब बायोफ्यूल्स अलायंस बनी थी, परसों हम लोग कह रहे थे कि इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस जो है
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है $200 बिलियन इसकी मार्केट होगी। आज मैं देख रहा हूं और कई स्टेक होल्डर्स हैं इसमें जो बायोगैस जोड़ते हैं, वो कहते हैं ये $500 बिलियन की मार्केट होगी। मैं आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ, पर अंजना जी आपका जो प्रोग्राम है और जिस समय मैं इसको बाकी वी हैड अ चांस टू रिफ्लेक्ट ऑन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, मैं आपको ये कहूंगा आप ये मान के चलिए $500 बिलियन नहीं, ये मार्केट जाके $1 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि बायोफ्यूल्स बनाने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आप इनको इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास जमीन है, आपके पास नेचुरल सनशाइन है, बायोमास है और आपके कई जो नेचुरल एडवांटेजेस हैं, तो लार्ज कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लैटिन अमेरिका में तो इसकी सफलता ऑलरेडी एविडेंट है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी देखिए मोदी जी के दायित्व संभालने से पहले हमारी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग केवल 1.5% थी, उसमें हम आज 20% की बात कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी एट 12% और आने वाले समय में भी मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं ये जो 20% की ब्लेंडिंग जो हमारा माइंडसेट है वो इसलिए हमने रखा था 20% कि हमें लगता था कि जो गाड़ियों के इंजन हैं उसमें कोई बदलाव के बगैर 20% बायोफ्यूल्स ब्लेंड हो सकते हैं। पर अभी बायोफ्यूल्स को की इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस देख के फ्लेक्सी फ्यूल इंजन आने शुरू हो जाएंगे और आने वाले समय में मैं समझता हूं हम 20% का जो हमारा टारगेट था 2030 का, जो हम 2025 तक ला रहे हैं, इससे भी हम आगे बढ़ेंगे। तो बायोफ्यूल से इन्वायरमेंटल रिलीफ, फॉसिल फ्यूल से रिलीफ, इसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी सेक्टर्स को इससे रिलीफ, और हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बना रहे हैं पराली से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से। आप सब देख के चलिए, इट्स अ वेरी मेजर ब्रेक थ्रू एंड देयरफॉर मुझे कोई इसमें हैरानगी नहीं कि इतनी इस अलायंस बनने से इसकी इतनी एक्साइटमेंट है इसके बारे में। ठीक है, आपने 3-4 बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें आपने बायोफ्यूल्स अलायंस का जिक्र किया, आपने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर मिडिल ईस्ट यूरोप का बन रहा है, बहुत स्ट्रेटेजिकली पूरा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ाएगा। लेकिन अभी जैसी मेरी जानकारी है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ जो कूटनीतिक मुलाकात थी बायलैटरल, उसमें आप हैदराबाद हाउस में मौजूद थे। क्या आप आज तक को कोई जानकारी देंगे कि कोई बड़ी अगर संधि या फिर कोई समझौता सऊदी अरब के साथ हमारा हो पाया है बैठक में पीएम के साथ? देखिए, इसके बारे जो डिक्लेरेशन आप उसको देख लीजिए। हमारी सऊदी अरेबिया के साथ बहुत गहरे और हमारे पुराने संबंध हैं। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स इन एनर्जी कोऑपरेशन। पर सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारी कोऑपरेशन है सिर्फ वो खरीदने की और बेचने वाली नहीं है। हमारी कोऑपरेशन एनर्जी सेक्टर में हम इकट्ठा दोनों मिलकर रिफाइनरीज बनाने की बात करते हैं, हम पेट्रोकेमिकल्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं। और आज तो हमने जब विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग होगी, मैं समझता हूं उचित वही होगा कि वो इस पर रीड आउट दे। पर मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं, अगर आप एक कॉरिडोर बनाने चाह रहे हैं जिसमें भारत से थ्रू द मिडिल ईस्ट टू यूरोप, थ्रू पोर्ट्स, रेलवे कनेक्टिविटी, ये बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक प्रोजेक्ट होगा। और मैं समझता हूं कि हमारे कुछ युवा नेता हैं जो कह रहे उस दी अदर डे दे वर एक्सटोलिंग द वर्च्यूज ऑफ ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखिए, वहां पे समस्याएं हो रही हैं। कई यूरोपियन देश जो इसमें दिलचस्पी रखते थे वो भी कह रहे हैं इसमें तो ये तो डेट क्रिएटिंग है। इनफैक्ट उस इनिशिएटिव के बारे लोग कहते हैं, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, वो डेट ट्रैप है एक तरफ से। हमारे भारत के आसपास जो दक्षिण एशिया में देश है उन्होंने देख लिया क्या हुआ हम्बन टोटा में, क्या होगा बाकी। दीज आर व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट। बट आप अगर जेन्युइन आप कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे जहां पे कमर्शियल एक्सचेंज हो रही है वाया द शिपिंग रूट्स, वाया थ्रू रेलवेज एक्सेट्रा, वो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है which has viability written all into it, not only for trade between us and those countries, but for overall trade for all other countries. तो ऐसी कई चीजें हैं। बाकी मैं आपको बात चलता था, मेरा सौभाग्य था वहां बैठा था वहां पे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो और एरियाज को भी कवर किया, और इसका रीड आउट आपको विदेश मंत्रालय के ब्रीफिंग में मिलेगा। ठीक है, अब अन्य मुद्दों पर आते हैं। देखिए, आपने भी जिक्र किया कि कुछ लोग अभी से ही क्रिटिसाइज करें, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, 3 या 4 राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड आपको बताती हूं।
एक तरफ प्रियंका वाड्रा गांधी ने अगर कहा इनका G20 जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है, लालू प्रसाद यादव ने कहा बहुत खर्च कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि चीन को जो आंखें दिखाने की बात होती है वो नहीं हो पाया। तो जो आप लोग इस वक्त देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तरीके से क्रिटिसिज्म कर रही हैं, उस पर क्या जवाब होगा? मैं अंजना जी, मैं आपकी अनुमति हो तो पहले मैं ये जो लोग चीन की बात करते हैं और बाकियों की बात करते हैं, मैं आधा मिनट लेके आपको बता दूं बाकी देशों के क्या रिएक्शंस हैं। ये तो मैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का बयान सुन रहा था, मैं प्रेसिडेंट लूला ब्राजील का बयान सुन रहा था, यूके के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। मैं चीन के बारे बताऊं, दे हैव एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन ऑन द आउटकम। चीन कह रहा है, रूस खुश है। तो ये लोग चाह रहे थे कि हम किसी को आंखें दिखाएं। देखिए, प्लूरिलैटरल इनिशिएटिव में जैसे मैंने बोला, इंडिया एक्टेड एज द यूनिफायर इन अ वेरी डिवाइडेड वर्ल्ड। दुनिया में कहां ऐसी गैदरिंग हो सकती है जहां पे सब देशों के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इकट्ठा मिले। चीन के भी प्रधानमंत्री थे, ये देख के चलिए, रशिया के भी विदेश मंत्री सर्जेई लेवरोव जी थे। देखिए, सब ने मिला के एक आउटस्टैंडिंग, विच इज अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज डिप्लोमेसी, एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की है जिसमें सिर्फ कंटेंशियस इश्यूज ही नहीं है, उसमें बड़े पॉजिटिव तरीके से कंटेंशियस इश्यूज को डील किया गया है। देखिए, G20 एक इकोनॉमिक फोरम है। इकोनॉमिक फोरम का इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि दुनिया 2008 में जब इसकी स्थापना हुई, वी हैड अ मेजर क्राइसिस। उस क्राइसिस के बाद आज एक बड़ी मल्टीपल क्राइसिस है हमारे यहां, उसको नेविगेट किया है। बट जब इकोनॉमिक ग्रुपिंग में पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं, उसका असर पड़ता है इकोनॉमिक ग्रुपिंग पे। पर जिस शानदार तरीके से उसको हल किया गया, और देखिए आगे बढ़ते इसका क्या असर होगा, इसके बारे तो ऑलरेडी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जहां तक हम आते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, वो जो महामहिम का डिनर था 9 तारीख शाम को, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ी जानकारी इस पे है। उसमें कहना कि विपक्ष के नेता नहीं थे। मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं नीतीश जी हैं, मैं आपके स्क्रीन पे देखता हूं स्टालिन, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, झारखंड के चीफ मिनिस्टर। हाँ, एक दो चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के हैं या मेरे मित्र जो दिल्ली के हैं वो नहीं आए, पर बाकी तो मुख्यमंत्री सारे थे। तो इसमें ये लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब किसी ने कहा कि आप G20 जो है आपने किसी को आंख नहीं दिखाई, वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। और मैं समझता हूं कि जो क्रिटिसिज्म की आप बात कर रही हैं, क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म स्टेक, ये अभी निर्मला जी बात कर रही है स्टालिन जी के साथ, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के साथ। देखिए, क्रिटिसिज्म ऑल्सो हैज टू बी कंटेक्चुअल। आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं थोड़ी सी कमी रह गई हुई, ये तो कोई छोटी कमी के बारे में नहीं कोई बात कर रहा। जो आपके अरेंजमेंट थे, आपने 60 से अधिक हमारे शहरों में 220 के करीब मीटिंग्स थी, एक कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा था, सॉलिड डिस्कशंस हुई, और सुबह 4 बजे 8 तारीख या 9 तारीख के सुबह 4 बजे करीब जो हुआ, विच मीन्स ये जो पैराग्राफ्स हैं, सिर्फ मैं यूक्रेन वाले पैराग्राफ्स की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी पैराग्राफ्स, इसमें बड़ी लोगों ने डिप्लोमेटिक एनर्जी लगाई है। और इसमें चाहे आप जेंडर की बात करें, विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें, आतंकवाद की बात करें, इसमें आप क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, दिस इज अ डिक्लेरेशन which will be held up as a template for plurilateral and multilateral cooperation. बहुत सारा, चूंकि आप मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात करें जो G20 से हुआ है, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स हुए सर, उस पर आपका पर्सपेक्टिव मैं जानना चाह रही थी। सबसे पहले तो जो बाइडेन ही सीधा एयरपोर्ट से गए थे प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर पहला बायलैटरल फ्राइडे को ही हो गया था। उसके बाद 4 देशों के साथ, जिसमें यूके, इटली, जर्मनी और एक और देश जापान के साथ दूसरे दिन हुआ, और फिर कई बायलैटरल्स अगले दिन। अमेरिका से बायलैटरल का सबसे बड़ा टेक अवे आपकी नजर में, जो ऋषि सुनाक के साथ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ सबसे बड़ा बायलैटरल, और बायलैटरल से जो सबसे बड़ा टेक अवे है भारत के लिए, वो आप क्या बताएंगे? अंजना जी, मैं आपको बता सकता हूं, मैं तो आई मार्वल एट दिस। प्रेसिडेंट बाइडेन 14-15 घंटे की नॉनस्टॉप जर्नी के बाद
एयरपोर्ट पे आते हैं एंड ऑलमोस्ट स्ट्रेट अवे ही गोज इनटू अ बायलैटरल. दैट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप. आप उसका रीड आउट पढ़िए. हर एक एरिया में टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट इंजन्स, हर एक टेक्नोलॉजी इन एवरी एरिया. यूएस एंड इंडिया टुडे, जैसे वो कहते हैं, उन्होंने भी कहा, और मैं तो इसका स्टूडेंट रहा हूं, मैं खुद जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूं अमेरिकाज डेस्क पे विदेश मंत्रालय में. द रिलेशनशिप हैज नेवर बीन सो स्ट्रांग एंड सो गुड. और अमेरिका इज द लीडिंग इकोनॉमी, $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. भारत एक यात्रा पे है. आज हम 5वें स्थान पे हैं अर्थव्यवस्था हमारी, और हम वी विल बी अमंग्स द 3 टॉप इकोनॉमीज इन अ फ्यू ईयर्स टाइम. हमारी जो कोऑपरेशन है इज मल्टीफैसेटेड. और टुडे जो वैल्यू सिस्टम है, ग्लोबल वैल्यू सिस्टम, उसमें इंडिया और द यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनरिंग, चाहे वो क्वाड की ग्रुपिंग हो, चाहे वो अभी जो मिडिल ईस्ट के थ्रू कॉरिडोर यूरोप को बन रहा है उसकी ग्रुपिंग हो, सबकी इसकी जो सक्सेसफुल एनर्जी है वो सब जगह नजर आती है. देखिए, यूके के साथ भी हमारे बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप है. थोड़ा बीच में थोड़ी किड़किड़ा लगती है, बट उन्होंने जो स्टेटमेंट की है प्रधानमंत्री सुनाक ने, उससे बिल्कुल क्लियर होता है कि जो हमारे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो उनकी फ्रीडम और उनकी जो सोसाइटी में फ्रीडम्स है उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, उनको बहुत क्लियर मैसेज दिया. तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ऑन द ट्रेड फ्रंट, ऑन बाकी जो हमारी कोऑपरेशन के एवेन्यूज हैं, यूके के साथ भी आने वाले महीनों में वी विल सी वेरी गुड प्रोग्रेस. न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल में पढ़ रही थी सर, जिसमें यह लिखा है कि जो एड है गरीबों के लिए उसको बढ़ाया गया है. जो वॉर के खिलाफ लैंग्वेज था उसको टोन डाउन किया गया है, लेकिन इट इज एन अर्लियर देन एक्सपेक्टेड जॉइंट डिक्लेरेशन. ये उनको भी मानना पड़ा. अब जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर मैं, चूंकि आप यूर एन इनसाइडर, तो आपके नजरिए से मैं समझना चाहती हूं कि कैसे हम पहले ही दिन एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर पहुंच गए. कौन सी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से, जैसा आपने भी कहा, एक पोलराइज दुनिया में इस वक्त हम जी रहे हैं रूस यूक्रेन जंग की वजह से, रूस और अमेरिका ऐसे वक्त पर एक बात पर, एक डॉक्यूमेंट पर मान जाएं, ये मुमकिन हुआ? तो इसके पीछे की वजह क्या थी, और वो भी पहले ही दिन? अंजना जी, मैं माफी चाहूंगा. ये जो लोग चर्चा फैला रहे थे कि जॉइंट डिक्लेरेशन हो नहीं पाएगी और इसमें बहुत मतभेद हैं, और जो मल्टीलैटरल सिस्टम में होता है, जब भी किसी डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग होती है उसमें पैरास के आसपास पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, या इंडिविजुअल फॉर्मुलेशंस पे. देखिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में द न्यू इंडिया, इसमें जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाई है और जो हमारी टीम ने किया है, मुझे तो कभी भी शक नहीं था कि जॉइंट डिक्लेरेशन मिलने में कोई तकलीफ होगी. हाँ, जब मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है, जब हेड्स ऑफ स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, द ड्राफ्टिंग ऑलवेज गोज टू द वायर. उसका मतलब लास्ट मिनट तक होता है. तो हमारे जो सू शर्पा हैं, डेप्यूटी शर्पा, उन्होंने मुझसे, मेरे साथ काम किया हुआ है. हम लोग लंदन में थे बहुत वर्ष पहले जब मैं डेप्यूटी हाई कमिश्नर था. तो जब मैं देखा उनके चेहरे पे, बाकियों के, अमिताभ हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, मैं आई वॉज 100% श्योर. अमिताभ जी वॉज ऑल्सो 100% श्योर. देखना, लास्ट मिनट में वही हुआ. सुबह 3:30 बजे के बाद, जब सबके इंटरेस्ट, सबके जो कंसर्न्स थे अकोमोडेट हो गए, वी गॉट अ लैंग्वेज. और अंजना जी, उसमें कोई फुटनोट नहीं है, उसमें कोई एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं है, उसमें कोई पैरेंथेसिस या ब्रैकेट नहीं है. और आज ये जो डिक्लेरेशन है, आप ये मान के चलिए, पूरे मल्टीलैटरल सिस्टम एंकर्ड इन द यूएन, हमारे जो बाकी प्लूरीलैटरल अरेंजमेंट्स है, इसमें जो हर एक इंडिया के जो 6 बिग टेकअवेज हैं उसको छोड़िए, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एनर्जी, विमेन्स एम्पावरमेंट, जेंडर 5, मेरे मंत्रालय के जो इंक्लूसिव सिटीज पे है, और जो फ्यूचरिस्टिक सिटीज क्या होगा, सब में देखिए, दिस इज अ एग्जेम्पलरी टेम्पलेट डिक्लेरेशन. और इसकी आने वाले समय में इसकी प्रशंसा तो होगी, बट दिस विल बी टेकन एज द गाइडिंग framework for future plurilateral and multilateral cooperation.
अब मैं एक दो स्पेसिफिक आरोप जो विपक्ष से लगा है सर उस पर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने ब्रसल्स से ट्वीट किया था कि जब G20 के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं तो अपने देश की गरीबी को छिपा रहे हैं। भारत की असलियत को आप छिपाइए मत हमारे मेहमानों से। इस पर क्या कहें? अंजना जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि क्रिकेट की गेम में आपने मेरी तरफ एक ऐसा बॉल फेंका जिसपे मुझे इसको थोड़ा सा ही स्टेप आउट करके बाउंड्री के बाहर मारने का। राहुल जी, जिनका आपने नाम लिया, मैं तो नॉर्मली लेता नहीं, ये युवा नेता ने पिछले दिनों में कई कमाल की बातें करी हैं। सबसे बड़ी इन्होंने कमाल की बात ये की है कि ब्रसल्स में बैठ के उन्होंने कहा है कि ये जो चीन ने एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया है, दिस रिप्रेजेंट्स देयर वर्ल्ड व्यू, और हमें इसमें कुछ ऑल्टरनेट हमारी तरफ से कुछ नहीं है। कुछ ऐसी उन्होंने भाषा इस्तेमाल की और कहा कि दिस इज देयर वर्ल्ड व्यू, और उसकी प्रशंसा की है। इस युवा नेता के जो भी एडवाइजर हैं, मैं पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर उन्होंने थोड़ा भी होमवर्क किया होता तो उनको पता लगता कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, दिस इज नथिंग बट अ डेथ ट्रैप। और इसके बारे में यूरोप के देशों की बात नहीं कर सकता हूं, मैं आपके सामने दक्षिण एशिया में जो देश हैं, श्रीलंका, हम्बनटोटा, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसका कर्जा नहीं निभा पाए तो उन्होंने अपनी टेरिटरी सीड करनी पड़ी है। तो इससे अभी एक सिचुएशन है जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लोग परेशान होकर उसमें से निकल रहे हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज। हमारे युवा नेता डजंट सीम टू बी ब्रीफ, ये इसकी ब्रसल्स में बैठकर प्रशंसा करें। दूसरी उन्होंने बात की गरीबी की। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। उनकी और उनके परिवार ने पिछले 7 डेकेड्स में गरीबी हटाने की बात की। गरीबी कितनी हटी वो तो मैं आपको अभी आंकड़े देता हूं। एक नीति आयोग की स्टडी है विच हैज शोन दैट इंडिया हैज मूव्ड 100 मिलियन प्लस पीपल आउट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और आप देखिए बाकी जो रिलेटिव मूवमेंट हुई है आउट ऑफ पॉवर्टी, तो राहुल गांधी जी के परिवार के पास जब दायित्व था, उन्होंने तो गरीबों को हटाया। अभी क्या है, हर एक गरीब के पास एक अपना आवास है, गरीब के पास उज्ज्वला योजना है, हर एक गरीब के घर में नल में जल है। तो एक तरफ है मॉडल गरीबों को हटाने का, जिसमें विच वॉज कैमोफ्लाज अंडर गरीबी हटाओ, और एक माननीय मोदी जी का है। क्योंकि मोदी जी के 9 वर्ष में ये प्रगति हुई और गतिशील, और मैं आपको बता रहा हूं अगर नहीं हुई होती, हमारा जो GDP है that would not have gone up to become the 5th largest economy and now is on the road to becoming the 3rd largest। तो राहुल गांधी जी को मेरे को लगता है जब ये यूरोपियन हॉलिडे लेते हैं या जहां भी जाते हैं, इनके ब्रीफ जो इनके एडवाइजर्स बनाते हैं थोड़ी इस किस्म के बनाने चाहिए कि इनको एम्बैरेसमेंट कम हो थोड़ी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक और साथी लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ ऐसे G20 आयोजन से देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसमें जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। इस पर आपका जवाब? इतने सीनियर नेता हैं लालू प्रसाद जी, मैं क्या कहूं। ये वही नेता है जिनके यहां सड़कें जो है कागज पे और नक्शों पे बना करती थी। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लालू प्रसाद जी, उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनकी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। अब देखिए, वो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों रफली सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट में थे कुछ साल। अब उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट इन द कंट्री जो है, और बिहार बेचारा वहां पे जितनी कोशिश करें, हमारी जो भी योजनाएं हैं सारे देश में एकदम टेक ऑफ कर जाती हैं, पर बिहार में नहीं कर जाती है। और कितना पैसा खर्च किया इसके बारे तो अलग से लालू प्रसाद जी को जवाब मिल जाएगा फ्रॉम द अप्रोप्रिएट। देखिए, ये एक मेंटालिटी होती है, अरे जब कर्तव्य पथ बना था, अरे यहां से सारी हरियाली रिमूव कर दी जाएगी, यहां जो जामुन के पेड़ हटा दिए जाएंगे। और एक दिन बारिश हुई और जो वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है जो ड्रेनेज का, तो एकदम फोटो ले ली, सारा डूब गया कर्तव्य पथ। अभी ये वो भारत मंडपम को भी डुबा रहे थे। अरे भाई, कुछ अकल की बात करो। बारिश होगी, थोड़ी सी कलेक्ट होगी, उसके बाद जब कलेक्ट होगी एकदम ड्रेन आउट हो जाएगी। आप ड्रेनिंग के पहले 2-4 मिनट पहले आप फोटो ले लोगे, उसके बाद कहोगे देखो हमने कहा ये कहा, पर इसकी द फॉली ऑफ इट 15 मिनट में क्लियर हो जाती है। आप उसको फैक्ट चेक कर लो। तो गरीबी पे आप मेरे साथ कोई स्टेटिस्टिक्स क्लियर कर लो, आपकी जिम्मेवारी कब तक थी, कितने साल आपने
दायित्व संभाली रखा और 2014 के बाद आज तक क्या हुआ, गरीबी के भी स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे, प्रोग्रेस के भी स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे और खर्चा किसने किस चीज पे कितना किया वो भी पता लग जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हरदीप सिंह पुरी साहब, केंद्रीय मंत्री, आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और G20 के सफल आयोजन के लिए आप और आपकी सरकार को बहुत बधाई। क्योंकि अगर ये जो हमने एक डिक्लेरेशन बनाया है उसमें बहुत सारे प्रावधान है, उस पर समयबद्ध तरीके से काम हुआ, तो वाकई इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर ग्लोबल जो फ्यूल बायोफ्यूल अलायंस है, काफी फायदा देश और विश्व का इसमें होगा। धन्यवाद आपका पुरी जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।